नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपका अपना है। जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, जो बीए एमए कर रहे हैं या जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक छोटा सा प्रयास है कि एक इतिहास का अध्यापक होने के नाते आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो इसलिए ये उद्यम प्रारंभ हुआ था। आप लोगों का रिस्पांस धीरे धीरे मिल रहा है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। और मैं चाहता हूं कि आप जितना आपकी जो डिमांड हो, आप जो कुछ भी चाहते हो, आप जिस विषय पर वीडियो चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। और जितना अच्छा आपका रिस्पांस मिलेगा, उतना ही मैं भी इंस्पायर्ड होऊंगा नई नई वीडियोस लेके आने के लिए। तो आज कुछ विद्यार्थियों ने ये कहा था मुझसे कि वियतनाम में राष्ट्रीय आंदोलन पे एक वीडियो बनाया, जो कि पीसीएस वगैरह की परीक्षा में एक टॉपिक है। तो आइए चर्चा करते हैं वियतनाम में राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर। और बहुत संक्षेप में मैं आपको वियतनाम में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में फ्रांस के अधीन हिंद चीन का राज्य था, इसे हिंद चीन के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें 5 राजनीतिक और प्रशासनिक विभाग थे। ये 5 राजनीतिक और प्रशासनिक विभाग कौन कौन से थे? पहला कोचीन चीन का फ्रांसीसी प्रदेश, दूसरा तोंकिन, तीसरा अन्नाम, चौथा लाओस और 5वां कंबोडिया। तो मित्रों, ये 2,86,000 वर्ग मील में बसा हुआ इलाका था। और इस संपूर्ण प्रदेश की आबादी उन दिनों जब यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस समय लगभग 2,40,00,000 के आसपास थी। आप कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। सांस्कृतिक दृष्टि से बातचीत की जाए तो तोंकिन और अन्नाम की सभ्यता पर चीन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, जबकि लाओस और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव था। आपने भारत का इतिहास अगर प्राचीन काल का पढ़ा होगा तो आप ये देखते हैं कि कंबोडिया, लाओस वगैरह में भारतीय संस्कृति का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। हिंद चीन में सबसे पहले पुर्तगाली आए। जैसे भारत में आप जानते हैं सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो वहाँ भी सबसे पहले पुर्तगाली आए। उसके बाद फिर डच आए, डचों के बाद स्पेनी आए, स्पेनिश लोगों के बाद फिर वहाँ अंग्रेज आए, और सबसे बाद में वहाँ पे फ्रांसीसी लोगों का आगमन हुआ। तो मित्रों, 1747 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों ने इस देश की राजनीति में रुचि लेना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उस पर उन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया तथा उसे अपना उपनिवेश बना लिया। जैसे उन दिनों का चलन था, आप जानते हैं कि ये धीरे धीरे आते थे एशिया और अफ्रीका के देशों में, मतलब यूरोप के देशों में होड़ लगी हुई थी। मैंने साम्राज्यवाद पे एक वीडियो डाला था 2-3 पार्ट में, आप उसको देखिएगा। तो फ्रांसीसियों ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश बना लिया और उपनिवेश बना करके उन्होंने उसको फ्रांसीसी रंग में रंगने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि हिंद चीन का फ्रांसीसीकरण करना और उसका आर्थिक शोषण करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंद चीन में राष्ट्रीयता के लक्षण प्रकट होने लगे। वो राष्ट्रीयता का युग था। आप देखते हैं जैसे हमारे यहाँ भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन यद्यपि 1857 ईस्वी के बाद ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसने एक संगठित रूप लेना प्रारंभ किया था। तो वैसे ही अगर हम हिंद चीन की बात करें तो
20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंद चीन में राष्ट्रीयता के लक्षण प्रकट होने लगे। और ख़ास तौर पे जब रूस और जापान का युद्ध हुआ 1905 में, रूस ने जापान को हरा दिया, तो रूस जापान युद्ध से उन्हें बड़ी प्रेरणा मिली। जो छोटे छोटे देश थे, जैसे जापान जैसा छोटा सा देश था, उसने रूस जैसे विशाल देश को हरा दिया था, तो इससे जो छोटे छोटे देश थे वो बहुत प्रेरित हुए। उनको ये लगा कि वो भी अगर चाहें तो अपना डेवलपमेंट करके, अपना विकास करके वो भी ये कारनामा कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हजारों हजार अन्नामी फ्रांस की सेना में भर्ती किए गए और उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए यूरोप में विभिन्न जगहों पे नियुक्त किया गया। अनेकों हजार अन्नामी मजदूर जो थे वो भी बेगारी करने के लिए फ्रांस ले जाए गए, क्योंकि बहुत सारे काम इस तरह के होते थे जिसके लिए उस समय मज़दूर नहीं मिलते थे, तो यहाँ से मज़दूर ले जाना आसान था। आपने भारत में भी पढ़ा होगा, इंडेंचर्ड लेबर के बारे में पढ़ा होगा, गिरमिटिया प्रथा जिसे कहते थे। तो ये लोग जो है दूसरे देशों में ले जा कर के वहाँ खेती बाड़ी वगैरह करवाते थे। जिन जगहों पे इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था, बहुत सारे द्वीपों वगैरह पे, तो वहाँ ले जाके इन मज़दूरों को नियुक्त करते थे। पहले इनको बड़े बड़े सपने दिखाते थे, बाद में वहाँ पे ले जा कर के उनका शोषण होता था। तो इन सब बातों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरणा मिली। मित्रों, 1914 ईस्वी में कुछ हिंद चीन के देशभक्तों ने एक दल बनाया जिसका नाम था वियतनामी राष्ट्रवादी दल। तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल हिंद चीन के कुछ उत्साही देशभक्तों के द्वारा स्थापित किया गया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। तो स्वाभाविक रूप से फ्रांसीसी सरकार को ये पसंद नहीं आया। उसे लगा कि पता नहीं ये क्या करने वाले हैं, और फ्रांसीसी सरकार ने इसे शक की नज़र से देखा और हिंद चीन के उभरते हुए राष्ट्रवाद को बुरी तरह से उन्होंने कुचल देने का निश्चय किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई आंदोलन हो, राष्ट्रवादी आंदोलन हो, क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन होगा तो इससे उनको नुकसान होगा। तो मित्रों, हिंद चीन में आम जनता की आर्थिक स्थिति की बात हम करें तो आम जनता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, चूँकि फ्रांसीसी साम्राज्यवाद वहाँ कायम हो गया था और साम्राज्यवादी शोषण के कारण आम जनता की स्थिति निरंतर ख़राब होती जा रही थी। वहाँ बड़े बड़े रबड़ के बाग थे, तो रबड़ के बागानों और कोयला खानों का जो लाभ था, वो लाभ जो है वो फ्रांसीसी पूंजीपतियों को मिलता था। इसी तरह से चावल का व्यापार वहाँ पे होता था। तो चावल के व्यापार से चीनी व्यापारी अधिक लाभान्वित होते थे। तो इसलिए हिंद चीन की चीनी जनता के विरुद्ध भी जो है वो स्थानीय हिंद चीन जो था वो, तो चीनी जनता के विरुद्ध भी जो हिंद चीन की जनता थी उसमें काफ़ी आक्रोश था। तो इन सब कारणों से 1919 ईस्वी में चीन विरोधी बहिष्कार भी हुआ। वहाँ पे चीन के विरोध में हिंद चीन के लोगों ने आंदोलन किया, उनका बहिष्कार किया। तो हिंद चीन के चीनियों ने राजनीति में तो कोई रुचि नहीं ली, किंतु उन्होंने चावल और मछली के व्यापार पे पूरी तरह से एकाधिकार कर लिया था, पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अतएव अन्नामी राष्ट्रवादियों को यह व्यापारिक नियंत्रण अच्छा नहीं लगता था, ये उनके लिए असह्य था, उतना ही असह्य था जितना कि फ्रांस का राजनीतिक नियंत्रण। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जहाँ चीन ने उनके ऊपर व्यापारिक नियंत्रण कर रखा था, वहीं पे फ्रांस ने राजनीतिक नियंत्रण कर रखा था। तो मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत फ्रांस ने प्रशासन के संबंध में थोड़ा बहुत उदार नीति अपनाते हुए कुछ थोड़ा परिवर्तन किया और उन्होंने
जो असैनिक सेवाएं थीं, असैनिक सेवाओं में भी उन्होंने हिंद चीन के जो स्थानीय लोग थे उनको कुछ पद वगैरह देने का निश्चय किया, यानी उनको भी जो है स्थानीय शासन में अवसर देने का प्रयास किया। उनको भी ये लगा कि थोड़ा जो यहाँ के लोग हैं, हिंद चीन के लोग हैं, उनको भी स्थानीय प्रशासन में या असैनिक सेवाओं में उनको भी थोड़ा नौकरी वगैरह दी जाए, उनकी भी भर्ती की जाए, जिससे कि वो उनका जो आक्रोश है वो थोड़ा कम हो जाए। तो 1930 में कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए जो कि राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो हिंद चीन का राष्ट्रवादी आंदोलन अभी इतना मजबूत नहीं था कि इसके विरोध में वो कुछ कर सकता। अभी वो इतने ताकतवर नहीं थे कि फ्रांस के ख़िलाफ़ वो कुछ कर सकते थे या कोई कदम उठा सकते थे। उनके राष्ट्रवाद में बहुत सारी कमियां थीं। अब जैसे उनमें बहुत स्पष्ट जातीय सीमाएं थीं और वो आपस में बटे हुए थे, जातियों में बटे हुए थे, उनमें फूट था। उनके पास कोई ठोस रचनात्मक कार्यक्रम नहीं था जिसके आधार पर वो अपना राष्ट्रवादी आंदोलन चला सके। नेता वगैरह का भी अभाव था, राष्ट्रवादी नेताओं वगैरह का। तो बहुत सारी कमियां थी। तो जो समाज बटा होता है, जिसमें फूट होती है, जिसका कोई नेता नहीं होता, जिसका कोई अपना उद्देश्य नहीं होता, जिसका अपना कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होता, तो उनके लिए परेशानी होती है काफ़ी। तो इन सभी कारणों से हिंद चीन की जनता फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने में, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले या द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व हिंद चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन ने एक नई करवट ली। उसमें कुछ नई बातें शामिल हुई। अब ये नई करवट क्यों ली? क्योंकि अब उनको एक लीडर मिल गया था, उनको एक बहुत अच्छा नेता मिल गया। 1917 ईस्वी में हो ची मिन नाम का एक वियतनामी छात्र था। उसने पेरिस में वियतनामी साम्यवादियों का एक गुट बनाया और 1925 में उसने बोरोदिन में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की। तो हो ची मिन ने वाम्पोआ सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए जो युवा वियतनामी थे उनको भर्ती करने की उसने व्यवस्था करवाई। 1930 में हो ची मिन ने औपचारिक रूप से वियतनाम साम्यवादी दल की स्थापना की। फरवरी 1930 में, संभवतः 3 फरवरी 1930 को हो ची मिन ने वियतनामी साम्यवादी दल की स्थापना की और यहाँ से जो है वो हिंद चीन अथवा वियतनाम जिसे आप कहते हैं, वहाँ की राजनीति ने एक नई करवट लेनी शुरू की। अब वहाँ एक नई जागृति आनी प्रारंभ हुई। 1940 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने हिंद चीन पर आक्रमण किया और हिंद चीन पर आक्रमण करके जापान ने उसके ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया। तो युद्ध के दौरान जापानियों ने हिंद चीन में ऊपरी तौर पे तो फ्रांसीसी प्रशासन जो था उसका दिखावा बनाए रखा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। फ्रांसीसी प्रशासन जो है वो जापानियों के हाथ की कठपुतली बन गई थी और कठपुतली बन के काम कर रही थी। तो अतः साम्यवादियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और उन्होंने हो ची मिन के नेतृत्व में विभिन्न देशभक्त कार्यकर्ताओं का एक संयुक्त संगठन बनाया जिसे कहा जाता है वियतनाम स्वतंत्रता लीग। वियतनाम स्वतंत्रता लीग जिसे बोलते हैं वियतमिन बोलते हैं। वियतमिन मतलब वियतनाम स्वतंत्रता लीग। तो मित्रों, इस तरह से वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना होने के बाद एक उनके सामने एक निश्चित कार्यक्रम आ गया, उनके सामने एक उद्देश्य आ गया और उस उद्देश्य को लेकर वो लोग आगे बढ़े और उनका उद्देश्य था साम्राज्यवाद का विनाश करना और लोकतंत्र की स्थापना करना। तो उन्होंने गुरिल्ला रणनीति अपनाई और फ्रांस और जापान के पदाधिकारियों पर उन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और युद्ध समाप्ति तक
जो सेना थी, तो उसके हाथ जो है वो उस सेना के हाथ में तोंकिन के प्रायः सारे देहाती क्षेत्र आ गए और उस पर उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में परिस्थितियों में बदलाव आया। 1944 ईस्वी में जर्मनी के आधिपत्य से फ्रांस जो है वो स्वतंत्र हो चुका था, क्योंकि उन लोगों की आपस में यूरोप में लड़ाई चल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे डिटेल तो आपको पता चलेगा। उधर जापान के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका जो साम्राज्य था बहुत विशाल हो गया था, तो इस विशाल साम्राज्य पे नियंत्रण रख पाना उसके लिए भी बहुत कठिन था। अतएव जापान ने हिंद चीन का शासन अपने हाथ में लेकर के विदेशी आधिपत्य को समाप्त घोषित कर दिया। तो जापान ने अन्नाम, लाओस और कंबोडिया में देशी राजाओं और उनकी सरकारों को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। जापानियों ने 1945 ईस्वी में लौटते समय वहाँ से हिंद चीन से अन्नाम का शासन बाओदाई के हाथ में सौंप दिया, किंतु बाओदाई साम्यवादियों का सामना नहीं कर सका और 2 सितंबर 1945 को वियतनाम गणराज्य का शासन पूरे अन्नाम पर स्थापित हो गया। तो इस नए गणराज्य को कोचीन चीन एवं तोंकिन, इस नए गणराज्य में कोचीन चीन और तोंकिन को भी सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी देश पुनः अपने खोए हुए साम्राज्य की स्थापना में एक बार जुट गए। उन्होंने पुनः प्रयास करना शुरू किया कि जो प्रदेश उनके हाथ से निकल गए थे उनको फिर से वो जीतें। फ्रांस भी इसमें पीछे नहीं रहा। फ्रांस ने हिंद चीन को स्वतंत्रता देना गवारा नहीं किया। वो किसी भी हालत में हिंद चीन को स्वतंत्रता नहीं देना चाहता था। तो फ्रांस अब युद्ध के बाद पहले की तरह ही हिंद चीन पर अधिकार नहीं कर सकता था। क्यों? अतएव क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध में उतनी ताकत नहीं रह गई थी। तो इसलिए जो है उसने फ्रांसीसी महासंघ की एक योजना प्रस्तुत की। इस महासंघ के अनुसार फ्रांस हिंद चीन को स्वशासन देने को तैयार था, लेकिन विदेश नीति और सेना जैसे विभागों के ऊपर अपना अधिकार रखना चाहता था। देखिए कितनी चालाकी से उसने जो है ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया, क्योंकि विदेश नीति और सेना अगर फ्रांस के हाथ में रहती तो फिर इनके पास क्या पावर रहता। तो फ्रांस इस समय हो ची मिन्ह से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। अतएव उसने मार्च 1946 में वियतनाम सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को एक गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी और उसे स्वीकार कर लिया, उसकी स्वतंत्रता को। तो वियतनामी नेताओं ने वियतनाम गणराज्य को हिंद चीन संघ तथा हिंद चीन संघ को फ्रांसीसी संघ में शामिल करने की बात मान ली। फ्रांसीसी सेना को तोंकिन में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया। वियतनामिन के जो नेता थे, जो वियतनाम स्वतंत्रता लीग बनाई गई थी, वो इस समझौते के विरुद्ध थे, लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो इसका विरोध कर पाते, इसलिए परिस्थिति बस उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। हनोई समझौता ज़्यादा दिन नहीं चला, शीघ्र ही टूट गया और फ्रांस ने सैगोन को राजधानी बना करके कोचीन चीन में एक अलग सरकार कायम कर दी। वियतनामियों और फ्रांसीसियों में लगातार मतभेद तीव्र होता गया, बढ़ता गया और उनमें युद्ध की स्थिति आ गई, लड़ाई की स्थिति आ गई। तो हो ची मिन्ह ने गुरिल्ला रणनीति अपनाई। फ्रांस ने पुनः बाओदाई को शासन की बागडोर थमा दी और उसे हो ची मिन्ह के विरुद्ध युद्ध जारी रखने का आदेश दिया गया और मदद के लिए उन्होंने 1 लाख फ्रांसीसी सैनिक बाओदाई के पास भेज दिए। इधर 1945 ईस्वी के बाद हम ये देखते हैं कि साम्यवादियों ने नरमपंथियों को अपने दल से अलग कर दिया और जो गणराज्य सरकार बनी थी, तो गणराज्य सरकार से जो थी वो पूर्ण रूप से अब साम्राज्यवादी हो गई। 1949 की बात है। तो 1950 में इन्हें पीकिंग एवं मास्को से मान्यता मिल गई, साथ ही भारी मात्रा में सैनिक एवं तकनीकी सहायता भी मिली, क्योंकि आपको पता है
रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, उधर 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन में भी साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी। तो अब चूँकि वियतनाम भी एक साम्यवादी देश था तो इन लोगों ने उसकी सहायता की, उसको सैनिक सहायता दी, उसको तकनीकी सहायता दी। फ्रांस की तरफदारी जो है वो ब्रिटेन और अमेरिका कर रहे थे, क्योंकि शीत युद्ध की स्थिति आ रही थी, आपको पता है। अतएव वियतनाम का मामला अब एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया। तो वियतनाम एवं फ्रांस के बीच इस संघर्ष में फ्रांस की भारी पराजय हुई और 1954 में जेनेवा में 19 देशों का एक सम्मेलन बुलाया गया और एक मसविदा तैयार किया गया, जिस पे 21 जुलाई 1954 को हस्ताक्षर हुए। तो इस जेनेवा समझौते के द्वारा वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तर वियतनाम एवं दक्षिण वियतनाम। तो ह्यू के उत्तर में इसका मतलब विभाजन किया गया जो है। और तो इस व्यवस्था से कुछ दिनों के लिए हिंद चीन की स्थिति सामान्य हो गई। उत्तर वियतनाम गणराज्य का हो ची मिन राष्ट्रपति बना और दक्षिण वियतनाम में भी 1955 में गणतंत्र की स्थापना हुई और नियो दिन दियम वहाँ का राष्ट्रपति बना। तो हम देखते हैं कि वियतनाम के राष्ट्रवादी आंदोलन में हिंद चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम भूमिका निभाई। हो ची मिन का कुशल नेतृत्व वियतनाम को फ्रांसीसी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्त कराने में सफल रहा। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। वियतनामियों के साहस की, वियतनामियों की हिम्मत की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और उन्होंने छोटा सा देश होते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ी ताकत से अपने आप को आज़ाद कराया, अपने आप को मुक्त कराया। तो इस तरह से मित्रों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको जो मुख्य बातें थी वियतनामी राष्ट्रीय आंदोलन की वो बताने का प्रयास किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें और भी जिन विषयों पे वीडियो चाहिए वो भी बताएं, जिससे कि आपको मैं नई वीडियो बना के देता रहूं। आपका ये अपना चैनल है, इसलिए इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।